नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी में आपका स्वागत है। कहानी का शीर्षक है बेटे का फर्ज। कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे बूढ़े पिता की एक डांट से बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोनों पति पत्नी गोपाल जी और राधा जी सुबह सुबह सैर पर जाया करते हैं। आज भी वह सुबह ही तैयार होकर सैर के लिए निकल जाते हैं। राधा जी के घुटनों में अक्सर दर्द रहता है, इसी कारण वो कुछ देर चलने के बाद वहीं बेंच पर बैठ जाती हैं। इतनी देर में गोपाल जी अपने मित्रों से मिल भी लेते हैं। तभी गोपाल जी के किसी एक मित्र ने उनसे कहा कि अरे गोपाल जी, अब तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो चुके हैं। बेटी की जिम्मेदारी से तो आप बहुत पहले ही निपट चुके थे और अब बेटे की शादी के बाद आप इस जिम्मेदारी से भी मुक्त हो चुके हैं। बेटे की दिल्ली में बहुत अच्छी नौकरी भी है और खुद का घर भी। अब जब बेटे के घर जाना तो भाभी जी के घुटनों का अच्छी तरह से इलाज करा कर ही घर आना। वहाँ पर घुटनों का बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है। आप एक बार उन्हें वहाँ जाकर जरूर से दिखा देना। जी जरूर, कहकर गोपाल जी ने अपने मित्रों से विदा ली और राधा जी के पास आकर बोले, चलो भाग्यवान, घर चले। गोपाल जी और राधा जी जैसे ही घर पहुंचे तो गोपाल जी राधा जी से बोले, सुनो राधा, अब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। हमें अपने दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश कराकर उनको अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर भेज दिया है, जहाँ पर वो अच्छे से अपना कर्म निभा भी रहे हैं। बेटी प्रेरणा अपने ससुराल में बहुत खुश है और बेटा संजय भी अपना अच्छा कमा रहा है। बेटे की शादी के अगले दिन ही रिसेप्शन था और उसके अगले ही दिन वो दोनों बेटा बहू अपनी नौकरी पर निकल गए। दोनों बेटा बहू दिल्ली में अलग अलग आईटी फर्म में कार्यरत हैं। इसी वजह से हम बहू के साथ ज़्यादा समय भी नहीं बिता पाए। अब वो लोग तो आ नहीं सकेंगे, तो क्यों ना हम ही उनसे मिलने चलें और कुछ समय उन लोगों के साथ भी बिताकर आए और वहीं तुम्हारे घुटनों का भी इलाज करा लेंगे। राधा जी ने जैसे ही यह सुना वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने तो दिल्ली जाने की योजना भी शुरू कर ली और तो और उन्होंने अपनी बेटी प्रेरणा को जब यह बात बताई तो वह भी उनसे मिलने की इच्छा जताई। तो राधा जी ने उसे भी दिल्ली अपने बेटे के घर बुला लिया। इस पर प्रेरणा ने कहा कि माँ, आप सही कह रही हैं, मैं वहीं आ जाती हूँ और साथ ही आपकी नातिन पारुल को भी ले आती हूँ। उसकी भी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो भी आप लोगों से मिल लेगी। तो तय रहा, हम सभी संजय के घर पर ही मिलते हैं। आज शनिवार है, सोमवार को हम यहाँ से निकलेंगे और तुम लोग भी वहाँ से निकल जाना। ठीक है माँ, कहकर प्रेरणा ने फ़ोन रख दिया। गोपाल जी ने तुरंत संजय को फ़ोन मिलाया, यह बताने के लिए कि वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन संजय ने जब फ़ोन उठाया तो पीछे से तेज संगीत और कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। गोपाल जी बोले, बेटा, शायद मैंने गलत वक्त पर फ़ोन कर दिया, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ पिताजी, वो आज घर पर कुछ ऑफिस के लोग आए हैं। क्योंकि वे लोग शादी में नहीं आ पाए थे तो आज हमने उन्हें घर पर बुलाया है। यह कहकर संजय ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन दोपहर के 1 बज गए थे, लेकिन संजय का फ़ोन नहीं आया। तो राधा जी बोली, अजी, आप ही फ़ोन कीजिए ना, शायद वो भूल गया होगा। ठीक है, कहकर गोपाल जी ने वापस से संजय को फ़ोन मिलाया। संजय ने फ़ोन उठाया तो आज फिर से पीछे से लोगों का शोरगुल सुनाई दे रहा था। पूछने पर पता चला कि आज उनकी बहू सीमा के ऑफिस की बॉस और कुछ दोस्त खाने पर आए थे। संजय बोला, आज भी आपने गलत वक्त पर ही फ़ोन किया है पिताजी। गोपाल जी बोले, लेकिन बेटा, आज करना ज़रूरी था क्योंकि कल हम वहाँ आ रहे हैं तुम लोगों से मिलने। कुछ दिन हम वहीं रहेंगे और हाँ, चंडीगढ़ से तुम्हारी बहन और भांजी पारुल भी आ रही है। अरे, ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? क्या आप सब लोग आ रहे हैं? इससे तो परेशानी हो जाएगी। परेशानी?
कैसी परेशानी? और सब लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ही तो आ रहे हैं। तुम्हारा खुद का घर है, तो परेशानी किस बात की है? परेशानी आपको नहीं, हमें होगी पिताजी। ऐसा कहकर बेटे ने फ़ोन काट दिया। गोपाल जी तो वहीं पर जड़वत रह गए। जब उन्होंने यह सब सुना तो उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। बगल में खड़ी राधा जी भी यह सब सुन रही थी। उन्हें भी एक झटका सा लगा। वो सोचने लगी कि आखिर अब वो अपनी बेटी प्रेरणा को क्या जवाब देंगी। क्या उसे यह बताना सही होगा कि जहाँ जाने के लिए वो इतना खुश हो रही थी, अब वहाँ नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके भाई ने तो उन्हें आने के लिए मना कर दिया है। दोनों दंपत्ति उस रात भर सो नहीं पाए और ना ही दोनों ने अन्न का एक निवाला तक चखा। उन गोपाल जी राधा जी से बोले कि राधा, हमारी परवरिश में ही शायद कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए तो हमारा बेटा हमारा ही नहीं रहा। उसे खुद के माँ बाप अच्छे नहीं लगते। राधा जी भी बोली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जो बेटा शादी से पहले हमारी हर एक बात का मान रखता था और उसको मान जाता था, अब वही बेटा शादी के बाद इतना बदल गया है। यही बातें करते करते रात बीत गई। सुबह जब गोपाल जी कमरे से बाहर आए तो उनके सीने में दर्द सा उठा। तभी संजय का फ़ोन आया। हेलो पिताजी, कल रात के लिए सॉरी। वो मैंने बिना सीमा से बात किए आपको यहाँ आने से मना कर दिया। आप प्लीज़ अपना प्लान चेंज मत कीजिएगा, आप जल्दी से आ जाओ बस। गोपाल जी कुछ नहीं बोले, वो बस सुनते रहे। आप सुन रहे हैं ना पिताजी? राधा जी ने फ़ोन हाथ में लेकर बोला। हाँ हाँ बेटा, सुन रहे हैं। हम लोग आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है माँ, कहकर संजय ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद राधा जी ने गोपाल जी की ओर देखा, जो कि तब से बैठे हुए शून्य में निहार रहे थे। राधा जी ने कहा, देखा, मैं बोलती थी ना कि मेरी बहू बहुत संस्कारी है, वह सब कुछ संभाल लेगी। गोपाल जी को भी अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परेशानी क्या थी, लेकिन यह जरूर समझ गए थे कि बच्चों की दी गई परवरिश में कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। लेकिन फिर राधा जी की जिद पर दिल्ली जाने की तैयारी में वह लोग जुट गए और अपनी बेटी प्रेरणा को भी फ़ोन करके कार्यक्रम को निश्चित कर लिया। गोपाल जी यह सोचकर खुश थे कि चलो दिल्ली में रहने के बहाने अपनी बेटी के साथ भी कुछ समय बिता लेंगे और पारुल के साथ भी थोड़ी खुशियां बांटेंगे। ट्रेन अपने समय से थोड़ी देरी से चली थी, जिस कारण उन्हें पहुंचने में देर हो गई। वे दोनों दिल्ली पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने अपने बेटे संजय को फ़ोन किया। बेल बजती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और वे दोनों गाड़ी रुकते ही प्लेटफॉर्म पर उतर गए और लोहे के बेंच पर बैठ गए। गोपाल जी दिल्ली पहली बार आए थे। वे सेवानिवृत्त हो चुके थे और वृद्धावस्था तेजी से खिलने लगी थी, जिस कारण बहुत ज़्यादा चल भी नहीं पा रहे थे। गोपाल जी राधा जी से कहने लगे कि अभी क्या किया जाए, संजय तो फ़ोन उठा ही नहीं रहा। तो राधा जी, आप बहू को फ़ोन लगाइए, बहू ज़रूर फ़ोन उठाएगी। राधा जी को अपनी बहू पर अपने बेटे से भी ज़्यादा विश्वास था। पत्नी के कहने पर गोपाल जी ने अपनी बहू को फ़ोन लगाया तो संजय ने ही फ़ोन उठाया। उसके जवाब से लगा कि जैसे वह अभी नींद से जगा हो। निंदेश्वर में ही उसने कहा, जी कौन? बेटा, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो संजय थोड़ा चुस्त होते हुए बोला, अच्छा पिताजी, आप आ गए? ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। राधा जी और गोपाल जी को कुछ संतुष्टि हुई। 15-20 मिनट के बाद संजय ने फिर से फ़ोन किया और पूछा कि पिताजी आप कहाँ पर हैं? गोपाल जी ने बताया कि बुकिंग काउंटर के सामने हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। फिर संजय ने पूछा कि हॉल में यह किसकी आवाज़ है? गोपाल जी को सुनाई नहीं दिया, शायद स्टेशन पर शोरगुल ज़्यादा हो गया था।
वह उसके शब्दों को अच्छी तरह सुन नहीं पाए। उसके बाद फ़ोन कट गया। गोपाल जी थकावट के कारण खस्ता हो गए थे और उन्हें नींद की झपकी आ रही थी। तभी राधा जी ने उन्हें जगाते हुए कहा, फिर से कॉल लगाइए ना। वह जैसे ही फ़ोन लगाने लगे तो संजय उन्हें ढूंढता हुआ आ गया। गोपाल जी को उसका चेहरा और उसके हाव भाव सामान्य नहीं लग रहे थे। वह गुस्से में था। उसने सामान उठाया और उन दोनों को लेकर अपनी कार की तरफ चल दिया। संजय ने अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद कोई हालचाल या फिर कुछ भी समाचार नहीं पूछा। ट्रेन की यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इतनी देर कैसे हो गई? ऐसा कुछ भी उसने नहीं पूछा। कार में केवल सन्नाटा व्याप्त था और इस सन्नाटे को तोड़ते हुए राधा जी ने कहा, सब ठीक तो है ना? बहू तो ठीक है ना? संजय ने केवल हाँ में जवाब दिया। वे दोनों देखकर हैरान थे कि इतनी अधिक बातें करने वाला संजय को आखिर हो क्या गया था। तेजी से जाने वाली गाड़ी अचानक डगमगाने लगी और संजय ने गाड़ी रोककर देखा तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। गाड़ी ठीक करवाने में कुछ समय लग जाएगा, यह सोचकर संजय ने एक टैक्सी बुला ली और करीब 10 मिनट के बाद टैक्सी पहुंच गई और सामान सहित गोपाल जी और राधा जी संजय के साथ गाड़ी से टैक्सी में स्थानांतरित हो गए, या फिर यूं कहें कि कर दिए गए। वे दोनों भी तो सामान जैसे ही लग रहे थे ना। ना कोई बातचीत, ना कोई हालचाल के बारे में पूछा। आज उनकी बेटी प्रेरणा भी चंडीगढ़ से आ रही थी, उसके बारे में भी उसने कुछ नहीं पूछा। अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़कर संजय अपने माता पिता को लेकर अपने फ्लैट में पहुंचा और उनका सामान एक कमरे में रख दिया। बहू सो रही थी, इसलिए चाय पानी पूछने वाला भी कोई नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी, अभी सो जाइए, ऐसा कहकर संजय भी अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन सुबह उठे तो उनकी बहू सीमा जल्दी से नहा धोकर सलवार सूट पहनकर अपने सास ससुर के पैर छूने आ गई और रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। आज संजय को नौकरी पर जाने में देर हो गई थी, जिस कारण उसका गुस्सा और ज़्यादा बड़ा हुआ था। करीब 11 बजे संजय के पास उसकी भांजी पारुल का फ़ोन आया और बोली, मामा जी, हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए हैं और ऑटो लेकर आपके घर पहुंच रहे हैं। संजय ने कहा, मैं लेने आ जाता हूं। तो पारुल बोली, नहीं मामा जी, कोई परेशानी नहीं होगी, हम बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। ठीक है, आ जाओ। ऐसा कहकर संजय ने फ़ोन रख दिया। करीब 25 मिनट के बाद जब प्रेरणा अपनी बेटी के साथ अपने भाई के घर पहुंची तो जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो संजय के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। गुस्से भरे स्वर में वह लगभग चिल्ला रहा था, पिताजी, आपको कितनी बार मैंने कॉल किया था? कम से कम फ़ोन तो उठाया करो। मैं आधी रात को आपको स्टेशन पर लेने गया और आप हैं कि फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। तभी गोपाल जी बोले, बेटा, स्टेशन पर शोरगुल ज़्यादा हो गया था, जिस कारण मुझे तुम्हारे फ़ोन का पता ही नहीं चला और इस उम्र में सुनाई देना भी कम हो गया है। तभी संजय की आवाज़ और तेज हो गई, आपको पता भी है ऑफिस का काम निपटाने के बाद मैं कितना थका हुआ होता हूँ। उसके बावजूद मैं आपको स्टेशन पर लेने गया और आप इतने लापरवाह हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते। दरवाजे पर खड़ी प्रेरणा और उसकी बेटी पारुल यह सब बातें सुनकर हैरान थी। गोपाल जी अपना सा मुंह लिए अपने बेटे संजय की बातें चुपचाप सुनते जा रहे थे। वह अपनी नई नवेली बहू के सामने अपने बेटे का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन संजय ने अपने माता पिता पर जोर जोर से चिल्लाकर माँ बाप और बेटे के रिश्ते की पोल खोलकर जरूर रख दी थी। राधा जी ने देखा कि उनकी बहू चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़ी सारा दृश्य देख रही थी और चेहरे पर उदासीपूर्ण भाव लिए हुए खड़ी थी। राधा जी सोचने लगी कि अगर बेटा ही माँ बाप को सम्मान नहीं देता तो बहू से क्या उम्मीद रखेंगे। यह समय स्थिति को संभालने के लिए और अपनी नज़रों में ही अपना आत्मसम्मान और ज़्यादा गिरने से
रोकने के लिए उन्होंने स्वयं को नित्य क्रिया में लगा देना ही उचित समझा और नहाने के लिए वॉशरूम की ओर चल दी। सभी को चाय देकर सीमा नौकरी पर जाने को तैयार हो गई। अभी तक खाना बनाने वाली मेड भी आ चुकी थी। उसने रोटी बनाई और सीमा खाना खाकर चली गई। किचन से नाश्ता लाकर संजय ने जैसे ही उन्हें खाना सर्व किया तो राधा जी यह सब हैरानी से देख रही थी और सोचने लगी कि जहाँ पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों तो यह सब काम तो दोनों को ही करने पड़ते हैं। माँ, दीदी, आप लोग सब खाना खा लीजिएगा। मेड को खाना बनाने के लिए सीमा ने जरूर निर्देश दे दिए होंगे। ऐसा कहते हुए संजय भी अपनी नौकरी पर चला गया। रात के 8 बजे सीमा घर पहुंच गई, जबकि संजय 9 बजे आता था। सीमा जैसे ही अपने ससुर जी को खाना देने लगी तो राधा जी बोली कि संजय के आने के बाद ही एक साथ खाएंगे। जब संजय आया और फ्रेश होने के बाद सभी का खाना लगाया गया तो सब एक साथ खाना खाने लगे। संजय ने देखा कि उसकी भांजी पारुल जल्दी जल्दी खाना खा रही थी तो उसे समझाने लगा कि देखो पारुल बेटा, खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना खाने में कम से कम 15-20 मिनट तो लगने चाहिए। ज़्यादा देर तक चबा कर खाने से गुस्सा भी कम आता है। इतने में पारुल बोल उठी, मामा जी, शिक्षा की ज़रूरत तो आपको अधिक है। आपने जिस तरह से सुबह नाना जी के साथ व्यवहार किया था वह अच्छा नहीं था। पहले दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखिए, उसके बाद किसी को समझाइए। ऐसा कहकर वह बिना खाना खाए उठ गई। अपनी बेटी के ऐसा कहने पर प्रेरणा ने उसे जोर से डांटा। पारुल, बड़ों से क्या ऐसे बातें करते हैं? तभी पारुल बोली, माँ, पहले बड़ों को बताओ, फिर मुझे बताना कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। ऐसा कहकर वह तेजी से कमरे में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद से घर का जो वातावरण था वह तनावग्रस्त हो गया। संजय के घर में एक ही कमरा ऐसा था जहाँ एसी लगा हुआ था और इस कमरे में संजय और उसकी पत्नी सीमा सोते थे। लेकिन आज पारुल इस कमरे में जाकर सो गई। गोपाल जी ने अपनी बेटी से कहा कि वह भी अपनी बेटी के पास जाकर सो जाए। सीमा और संजय दूसरे कमरे में सोने चले गए जिसमें एसी नहीं था। गोपाल जी और राधा जी लिविंग रूम में ही सो गए। रात के समय संजय और सीमा की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। बात क्या हो रही थी यह तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह बात स्पष्ट थी कि उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। अगले दिन सुबह जब गोपाल जी और राधा जी उठ चुके थे तो सीमा ने उन दोनों की चाय बनाकर रख दी। गोपाल जी ने देखा कि सीमा के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। जब वह तैयार होकर खाना खाने बैठी तो गोपाल जी ने तनाव को कुछ कम करने के इरादे से कहा, बेटा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया और अनबने ढंग से खाना खाकर नौकरी के लिए निकल गई। संजय भी उसके पीछे बाहर निकल गया। गोपाल जी ने समझा कि संजय उसे ऑफिस छोड़ने के लिए बाहर गया है, लेकिन वह थोड़ी ही देर में वापस आ गया। उसके चेहरे पर तनाव के भाव थे। अचानक बोला, देखिए माँ, आप चाहे बुरा माने, लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि मेरे घर में इतना शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, प्रेरणा दीदी और पारुल का जोर जोर से बोलना मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी बात सुनते ही प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, यदि मेरे व्यवहार से आप सभी को तकलीफ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। पारुल थोड़ा जोर से बोलती है। उसे डांटते हुए मेरी आवाज़ भी ऊंची हो जाती है। यदि तुम्हें मेरा यहाँ रहना भी पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। गोपाल जी जो पूजा कर रहे थे उनसे रहा नहीं गया। पूजा छोड़कर वह बीच में ही उठ गए। वैसे तो उनकी आदत नहीं थी कि किसी बात पर भड़क उठे। वे किसी बात को पहले अच्छी तरह
सुनते थे। उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते थे ताकि कोई वाद विवाद ना हो। लेकिन आज उन्हें लगा कि जैसे पानी सर से ऊपर चला गया है। इसीलिए उनका गुस्सा फूट पड़ा और वह बोले, देखो संजय, जब से हम लोग आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम हमारे साथ सहज नहीं हो। कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। अगर तुम मुझे कुछ कहते तो मैं बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अगर मेरी पत्नी और बेटी की इज्जत नहीं करोगे तो यह बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे कहने पर तुम्हारी बहन यहाँ आई थी और उसका अपमान मुझे अपना अपमान लग रहा है। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम आज जिस मुकाम पर हो वहाँ तुम खुद से नहीं पहुँचे हो। तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य का योगदान है। एक व्यक्ति कितने भी ऊंचाई पर पहुँच जाए लेकिन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देता, और जो ज़मीन छोड़ देते हैं ना, वह आधारहीन हो जाते हैं। गोपाल जी गुस्से से हांफने लगे। सारे घर का वातावरण सन्नाटा सा छा गया। उनका ऐसा रूप उनके बेटे संजय ने पहले कभी भी नहीं देखा था। कुछ सांस लेने के बाद उन्होंने कहना जारी रखा, संजय, परिवार ही हर व्यक्ति की जमीन होती है। जब मैं बिल्कुल छोटा था उसी समय मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और होश संभाला तो अपने बड़े भाई को ही अपने पिता के समान माना। तुम्हारी दादी के अंतिम समय तक मैं और तुम्हारी माँ ने उनकी सेवा की थी। यह तो तुमने भी देखा था। तुम्हारी बुआ जी, जिन्हें कैंसर हो गया था, 6 महीने तक अपने छोटे से घर में रखकर मैंने उनका इलाज करवाया और तुम्हारी माँ ने उनकी सेवा करने में दिन रात एक कर दिया। अभी जब हम लोग तुम्हारे घर केवल 10 दिन के लिए आए हैं तो वह 10 दिन भी तुम्हें भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हम लोग तुम्हें अपने और अपनी पत्नी के स्टैंडर्ड से छोटे नज़र आने लगे हैं, इसीलिए तुम्हारा जो व्यवहार है वो बदल गया है। तभी संजय गुस्से में चिल्लाता हुआ, आप लोग जो भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि आज की स्थिति में मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरी अपनी उपलब्धि है, और यदि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है तो दुनिया से कोई अलग काम तो किया नहीं, वही किया है जो सभी करते हैं। ऐसा कहकर संजय अपनी नौकरी पर बिना खाए पिए ही चला गया। राधा जी चाहकर भी उसे खाना खाने के लिए नहीं कह सकी। गोपाल जी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे को हुआ क्या है, लेकिन आज वह अपने आप को एक अनचाहा, अपरिचित अतिथि महसूस कर रहे थे। परंतु कर भी क्या सकते थे। ट्रेन की जो रिजर्वेशन थी वह तो 10 दिनों के बाद की थी। गोपाल जी उनकी पत्नी, बेटी और नातिन एक तरह से अपने होठों को सिल चुके थे। ना कोई बातचीत, ना कोई विचार विमर्श। एक दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन शाम को सीमा और संजय दोनों ने एक साथ घर में प्रवेश किया। संजय के हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था, साथ में एक पॉलीथीन बैग भी। डिब्बे में पारुल के लिए गिफ्ट था। आते ही उसने वह डिब्बा उसके हाथ में थमा दिया और पॉलीथीन का पैकेट जिसमें मिठाई थी अपने पिताजी के हाथों में थमाते हुए कहा कि पिताजी, आज सुबह के व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आंखों में डबडबाई हुई आंसू की बूंदों को पोंछते हुए अपने पिता के चरणों में अपना सिर रख दिया और अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सिर पर रखते हुए कहा, पिताजी, जब मैं तनाव में रहता था तब आप मेरे बाल सहलाया करते थे। क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाएंगे? इतना सुनते ही गोपाल जी के आंखों में आंसू आ गए। तभी दरवाजे की बेल बजी और सीमा ने दरवाज़ा खोला। तभी 2 आदमी एक बड़ा सा डिब्बा लेकर अंदर आए और उस डिब्बे को खोलने लगे। उसमें एक एसी था, जिसे देखते ही राधा जी बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा, तुमने इतने पैसे क्यों बर्बाद किए? तभी सीमा बोली, माँ जी, आज का दिन बहुत स्पेशल है। आप लोग यहाँ आए
तो मुझे प्रमोशन लेटर भी मिल गया। अभी मेरी सैलरी दुगनी हो गई है। अब भी आप एसी वाले कमरे में ही रहेंगे। तभी संजय बोला, पिताजी, आपने मुझे कल सुबह इतनी बातें कही, लेकिन मुझे अभी वह सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ, आपने मुझे क्यों नहीं डांटा? बचपन में तो मुझे झट से डांट देती थी। आपने तो यह गलत किया। और फिर अपनी बहन की तरफ जाकर बोला। मेरे कहने पर टेसवे बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मुझे एक थप्पड़ लगा देती थी तो मैं सीधे रास्ते पर आ जाता था। तुमने भी अपना व्यवहार मेरे लिए बदल लिया, कुछ भी नहीं कहा और खुद रोने लगी। यह तो पिताजी मुझे ना डांटते तो मुझे अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। ऐसा कहते हुए संजय ने अपना सर अपने पिता के घुटनों के बीच छुपा लिया। गोपाल जी उसके सिर के बालों को काफ़ी देर तक सहलाते रहे। वह अपने पिता की शीतल छाँव में और माँ के वात्सल्य की बारिश में भीग रहा था कि उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी शर्ट खींची थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी भांजी पारुल रोते हुए बोली, मामू, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। तभी संजय बोला, वैसे एक बात कहूँ, तुम चिल्लाते हुए ही ज़्यादा अच्छी लगती हो, रोते हुए नहीं। उसके ऐसा कहते ही घर का आंगन हंसी ठहाकों से गूंज उठा था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी बेटे का फर्ज। आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।